नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कोड ऑन विजिज बिल। देखिए, मैं डिस्क्राइब करता हूं सबसे पहले द कोड ऑन विजिज बिल के बारे में। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में कई तरह के सेक्टर्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करें तो हमारे पास कौन कौन से हैं। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो वो सेक्टर है जिसके अंदर सबको परमानेंट इनकम मिलती रहती है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे परमानेंट इनकम नहीं मिलती। तो इन सब को देखने के लिए कुछ कुछ बिल्स हैं और कुछ कोड्स हैं जिनको वेजेस बिल बोला जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आज के न्यू कोड वेज बिल के बारे में। देखिए क्या हुआ कि हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे जो बिल डिस्कस किया गया वो है न्यू कोड बेस बिल। इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि ये किस किस से बना है। देखिए, कोई एक वर्कर होता है या अनस्किल्ड वर्कर होता है, ये कई तरह की कैटेगरी होती हैं। इनको कहते हैं फ्लोर बेसिस, इनको डिफाइन करने के लिए। जो हमारा फ्लोर बेसिस है, फ्लोर बेसिस के अंदर हमारे पास इंक्लूड होते हैं स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। ये चार तरह की कैटेगरियां होती हैं। अनस्किल्ड वर्कर कौन से होते हैं? जो बेचारे अनपढ़ होते हैं और जिनको पढ़ाई लिखाई का काम नहीं आता, वो अनस्किल्ड होते हैं। इनसे मेनली हम किस तरह का काम लेते हैं? इनसे हम मेनली लेबर का काम लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेमी स्किल्ड, जो पढ़े लिखे तो हैं कुछ तक, और लेकिन जो टेक्निकल और आगे के काम नहीं कर सकते, तो वो सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं। इनसे अक्सर हम कैसा काम लेते हैं? इनसे हम अक्सर पेपर मूवमेंट का काम लेते हैं, जो कि किसके अंदर आता है? पीएम की कैटेगरी में आता है। और इसके बाद स्किल्ड वो होते हैं जिनसे हम सब तरह के कार्य करवा सकते हैं, जैसे फाइल मूवमेंट वगैरह। और हमें कोई भी किसी तरह का कोई भी अगर हमें प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उससे रिगार्डिंग गाइडलाइंस तैयार करना और वगैरह। तो यहाँ पे मेनली तौर पे क्लर्क से लेके और इंजीनियर तक स्किल्ड्स में आ जाते हैं। और एक होता है हाईली स्किल्ड्स। हाईली स्किल्ड्स कौन से होते हैं? ये कुछ वो होते हैं स्पेशलाइजेशन रखते हैं किसी फील्ड में, जैसे इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सम कंप्यूटर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, अब ये चार तरह के वर्कर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कनेक्ट नहीं होता। तो जब भी कोई बंदा ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कनेक्ट नहीं होता, तो उसको क्या होएगा कि उसको जो पैसे हैं वो समय पे नहीं मिलेंगे। अभी तक ऐसा ही होता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास ये कोड वेजेस का कंसेप्ट है, ये कोड वेजेस का कंसेप्ट आता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाते हैं, लेकिन स्टेट हमेशा ऊपर होता है। रीजन है आर्टिकल 43। इसकी वजह से अभी तक स्टेट की सुपरमेसी है लॉज बनाने के ऊपर। तो वैसे तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत सी जगह अलग अलग शिकायतें आने लगी। जैसे हम ऑल अराउंड देखते हैं, किसी को समय पे तनख्वाह नहीं मिलती है, कोई बेचारा काम नहीं मिल पाता है, किसी को काम मिलता है तो बंधुआ मजदूरी टाइप मिलता है। तो सेंटर ने इस सब के बारे में संज्ञान लेते हुए एक नया बिल तैयार किया, जिसको न्यू कोड बेसिस बिल कहते हैं। एक्चुअल में देखते हैं कि इस कोड बेस बिल के अंदर क्या क्या हो। एक्चुअल में ये एक सिंगल बिल नहीं है, ये चार बिलों से मिलके बना है। वो चार बिल कौन से हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। ये बना है नंबर 1 पेमेंट वेजेस एक्ट 1936, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट 1976। डिस्कस करते हैं इन सभी एक्ट्स के बारे में। पेमेंट एंड वेजेस एक्ट कहता है कि जब भी कोई काम करेगा तो उसके बदले उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है कि कम से कम कुछ पैसे तो दिए ही जाएंगे। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहता है कि जैसे होली, दिवाली या फिर कोई भी कंपनी ने प्रॉफिट किया या कोई भी न्यू ईयर आया, कैसा भी आया, तो उसे इक्वल बोनस लेने का भी हक है। इनके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले बंदों के साथ साथ। उसके बाद आता है इक्वल रीन्यूमरेशन बिल। ये 1976 में बना था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। ये कहता है कि अगर एक ही कंपनी के अंदर
अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरह के, दो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, देखिए इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट किसके बारे में डिस्कस करता है? ये डिस्कस करता है कि अगर एक कंपनी के अंदर दोनों तरह के एम्प्लॉइज हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो जितना ऑर्गेनाइज्ड पैसे ले रहा है उतने ही अनऑर्गेनाइज्ड को देने होंगे आपको। लेकिन बस फर्क कितना होगा कि ऑर्गेनाइज्ड के साथ साथ कुछ और भत्ते, पेंशन और मेडिकल बिल्स होंगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड को ये नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक ये बिल एक्ट नहीं हो पाया है। रीजन ये रहा है क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अभी तक? ये स्टेट की, कि स्टेट इन सब के ऊपर लॉज बनाएगा और इम्प्लीमेंट करेगा। इस तरीके से काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब क्या किया गया है कि इन सबको इकट्ठा कर दिया गया है। क्यों इकट्ठा किया गया है? इन सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इनको स्ट्रीमलाइन, यानी इन सबको मिला के एक बिल बना दिया गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इस नए बिल के क्या क्या कोड्स बने हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो एक्ट है ये रिमूव करता है कितनी को 2500 तरह के डिफरेंट वेजेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन वन रूल। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो सारे के सारे हमारे 28 राज्य हैं, इनके सबके सबों के रूल्स को अब निरस्त कर दिया जाएगा और इन सब के जितने रूल्स थे इन सब के रूल्स को एक ही रूल के अंदर डाल दिया जाएगा। सिंगल रूल होएगा भाई अब से। यानी कोई कहीं भी काम करे, चाहे वो हरियाणा हो, बिहार हो या फिर तमिलनाडु हो, सबके जो रेट हैं यानी जो वेजेस हैं इसके बदले हम मजदूरी देते हैं, उस मजदूरी का रेट क्या होगा? ओनली वन होगा। सारे देश की वन रेट होगी। अब ये एक्ट किससे कंप्रोमाइज करता है? ये एक्ट सबसे पहले कहता है कि कवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉय, मतलब इसमें सभी तरह के एम्प्लॉइज इंक्लूड होंगे। ऑल एम्प्लॉइज का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जैसे मैंने कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सभी तरह के होंगे। अब आप कहोगे कि भी आपने ऑर्गेनाइज्ड क्यों लिया? मैंने ऑर्गेनाइज्ड लिया सिर्फ एम्प्लॉइज बताने के लिए, क्योंकि वो भी तो बेचारे एम्प्लॉय हैं। मान लिया उनका सब कुछ फिक्स कर रखा है लेकिन एम्प्लॉय तो हैं, तो सभी तरह के एम्प्लॉय कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि भी ये इस तरह के अगर कोई सरकारी नौकरी करते रहे और कोई डिपार्टमेंट किसी को दे ही ना, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी तो देना पड़ेगा अपने बंदों को कम से कम। या कोई कंपनी है जिसने किसी को पे रोल पे रख रखा है और वो उस पे काम ही काम करवाती रहे और ना दे और पीछे से कह दे कि भाई ये तो पक्का था जी, ऑर्गेनाइज था, ऐसा नहीं है। यानी कहा गया है कि ये दोनों के लिए है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। इसके बाद क्या है कि दिस वेजेस इंक्लूड्स सैलरी अलाउंस बट एक्सक्लूड बोनस और टीए। तो यहाँ पे ये दो चीज बड़ी देखने की है भाई। इसने ये कहा है कि ये कोड बिल सबके बारे में कहता है कि सैलरी प्लस अगर कोई मेडिकल देता हो तो मेडिकल अलाउंस प्लस इमरजेंसी अलाउंस या पहाड़ी रास्तों का अलाउंस जिसको कहते हैं हिल अलाउंस, ये कोई भी देने ही देने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे कोई पहाड़ों में काम कर रहा है, तो उसको हिल अलाउंस देना ही देना पड़ेगा। खतरे की जगह कर रहा है उसको इमरजेंसी अलाउंस देना ही पड़ेगा। और कोई ऐसी जगह कर रहा है कि जहाँ पे स्वास्थ्य के लिए काफी दिक्कत है तो उसको मेडिकल अलाउंस देना ही देना पड़ेगा। लेकिन ये दो तरह के अलाउंसों से अब नहीं मिलेंगे। नंबर एक कौन सा? नंबर एक तो उसको नहीं मिलेगा बोनस किसी भी टाइप का। दूसरा, आने जाने का खर्चा उसे नहीं मिलेगा। अक्सर देखा होगा कि ये दो चीजें अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को ही मिलेंगी। लेकिन ये जो पीछे वाला एक्ट था तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अब इस एक्ट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अगला है फ्लोर वेजेस अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए फ्लोर वेजेस में मैंने आपको क्या चार चीजें गिनाई थी? मैंने आपको गिनाया था स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये चार बंदे हैं। अब ये नहीं है कि भाई जो सेंटर डिसाइड करेगा वो रेट कम होगा, नहीं। जो फ्लोर वेजेस डिसाइड होएगा वो डिसाइडेड होएगा किसके ऊपर? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आ जाता है हमारे पास? अगर हम डिस्कस करें एसओएल, तो एसओएल में हमारे पास आ जाता है क्या क्या? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमारी जीडीपी, बीपीएल लाइन,
ठीक है। इन सब को इंक्लूड करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है। एजुकेशन, 5 चीजें होती हैं ये, और परचेजिंग पावर, पेरिटी जो सबसे बड़ी मेन है। यानी अगर हम अब जो बिल डिसाइड हो करेगा वेजेस को, तो वो इस तरह के मिनिमम वेज को डिसाइड करेगा, यानी मिनिमम मजदूरी को डिसाइड करेगा जो कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करेगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है परचेजिंग पावर पेरिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ये सेक्टर भी क्या करे, जीडीपी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लेके आए। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट करते हैं, फ्लोर वेजेस मस्ट बी हायर। जो फ्लोर वेजेस है, ऑफ कोर्स जो जैसे मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लेकिन अब सेंटर ये ध्यान भी रखेगा इस कोड को होते कि ये वेजेस थोड़े से हाई हो। हाई क्यों हो? ताकि किसको फोकस किया जा सके, इन्फ्लेशन को काउंटर किया जा सके। ये सब किसको रिड्यूस करने के लिए हो रहा है? ताकि धीरे धीरे हम पॉवर्टी से ऊपर आ सके। ठीक है, और नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस इन चेक एंड डीबीटी। पेमेंट ऑफ वेजेस इन चेक एंड डीबीटी। अभी तक जो पेमेंट होती थी वो किस फॉर्म में होती थी? वो होती थी कैश की फॉर्म में। जैसे कोई भी कंपनी वाला है, वो ठेकेदार को क्या देगा? कैश मनी देगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर होएगा फिर वो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब जब कैश का पंगा आ जाता है तो कई बार ये कह देता है इसको, भाई चल कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ ले लियो, अगले महीने ले लियो। तो इससे क्या होता था कि प्रॉब्लम आती थी। अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर जो भी पेमेंट करनी होगी इनके अंदर, वो चेक की फॉर्म में होगी, और डीबीटी, डीबीटी का मतलब डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर। यानी सबको क्या देना पड़ेगा? अपना अकाउंट देना पड़ेगा, और अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, ईपीएफओ में रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी होगा वो सारे किसके तरीके से होएगा? डीबीटी। यानी क्या किया है कि हार्ड करेंसी मूवमेंट को रोक दिया गया है। ओके गाइस, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1 तो करप्शन रुक जाएगी। नंबर 2, जैसे ही ये बैंकिंग में आएंगे और ऑनलाइन पेमेंट में आएंगे, तो ये हमारी मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर एंट्री कर जाएंगे मनी सर्कुलेशन की, और जो जीडीपी को क्या करेगी? बूस्ट करेगी। इसके बाद रिडक्शन इन सैलरी विल नॉट बी 50%। अब ये एक नई चीज है देखने की। पहले क्या होता था? पहले होता था कि अगर कोई बंदा रखा हुआ है हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो क्या था कि अगर वो किसी काम से बीमार हो जाए, लेट्स से उसको इमरजेंसी आएगी, वो बीमार हो गया और हमने रखा हुआ है, और अगर वो 30 दिन नहीं आया तो हम क्या करते थे कि पर डे की सैलरी करके उसको काट देते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सैलरी काट सकते हैं, लेकिन कितने दिन की? सिर्फ 15 दिन की। यानी आपको 50% तो सैलरी देनी ही होगी, इससे कम आप नहीं दे सकते। यानी मैक्सिमम डिडक्शन जो कर दिया गया है वो 50% कर दिया गया है। और अभी तक जो सबसे बड़ी है कि नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पे, इक्वल रिन्यूमरेशन, और औरतों को भी बराबर हक है और मेंस को भी बराबर हक है, तो वहां पे भी कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और एडवाइजरी बोर्ड विल बी अपॉइंटेड टू मॉनिटर एंड फिक्स द इश्यूज। अभी तक क्या था कि इसको करने के बाद स्टेट देखता था सब चीजों को। अब स्टेट चाहे तो करे, चाहे ना करे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। ये बोर्ड क्या करेगा? ये बोर्ड टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगा चीजों को। भाई वेजेस तो नहीं बढ़ गए और मजदूरी तो नहीं घट गई, या फिर ये डिसाइड करेगा कि रेट क्या चली हुई है आजकल, पुअर्टी लेवल, सब कुछ। इसे क्या होगा? इसे ये होगा कि सारे के सारे हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उन सबको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, इस बोर्ड ने डिसाइड किया है जो सैलरी होएगी वो महीने की 7th ऑफ द मंथ आपको जमा करानी ही करानी है। कोशिश करी जाएगी कि 7 तारीख तक आप सैलरी जमा करा सकें, और जो डेली काम करते हैं उनको
डेली बेसिस पर दिया जा सके। सो गाइज, इसका अब सबसे बात है कि इम्पैक्ट क्या होगा। नाउ वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द इम्पैक्ट्स। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करें किसी भी तरीके का, तो लास्ट में हम कोई भी इवेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर समझना होता है कि भी इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। देखिए, इसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होएगा। सबसे पहला इम्पैक्ट होएगा कि ये इस तरीके करने से जो हमारी कंप्लायंस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट, यानी जो हमारी कंप्लायंस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है। दूसरा क्या है, जो ज्यादा लीगल हर्डल्स थे किसी भी चीज को अप्लाई करने में, यानी लीगल हर्डल्स, ये सारे के सारे दूर हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या दूर हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी बढ़ चुकी है। अगर ये कोड, ये बेस अच्छे से अप्लाई होएगा तो हमारी क्या हो जाएगी? सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी, सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारी किसके अंदर आती है? जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आ रहा है। सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होएगा? भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होने का। और जो 2500 डिफरेंट टाइप के लीगल्स, हार्डली बोलूंगा मैं, कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं 2500 लीगल हर्डल ही बोलूंगा अब इनको। वो हर्डल्स क्या हो गए हैं? रिमूव हो गए हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसको ओवरऑल। सो गाइज, अब यहां से आप समझ पा रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। अब यहां से आप समझ पा रहे हैं कि सरकार ने और क्या हुआ है कि 2500 लीगल हर्डल्स रिमूव हो गए हैं। यानी जो अलग अलग टाइप के बिल्स थे, जो कि कॉमन जो वर्कर के अंदर, जो कॉमन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, इनको ना तो वो करने देते थे, क्या कहते हैं, ना तो इनको पेमेंट मिल पाती थी, ना ही इनको कोई स्पेशल बोनस मिल पाता था। बोनस तो खैर अभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन टाइप बदल चुके हैं। लेकिन अब वेजेस बढ़ जाएंगे, ना ही वेज बढ़ते थे। आप देखेंगे कि मनरेगा में बहुत से दिनों से वही चला हुआ है जो पहले का चला हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा? अब काउंटर अटैक किया जाएगा। नाउ हम वी विल डिस्कस नाउ इन ब्रीफ। तो हम रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या किया। सो हमने आज क्या क्या किया। सो डिस्कस किया आज हमने क्या क्या किया। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया किसके बारे में? न्यू कोड बेस के बारे में। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया न्यू कोड बेसिस के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक फ्लोर बेसिस होते हैं, यानी कितने तरह के हमारे पास एम्प्लॉय होते हैं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। फिर हमने ये बताया कि अभी तक क्या चला रहा था, ये किसके अंदर आती थी? ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता था ये टॉपिक, यानी स्टेट और सेंटर दोनों के दोनों क्या करते थे? इस पे लॉज बनाते थे। और किस तरह के हमारे पास 4 एक्ट थे? पेमेंट वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट। अब जब सरकार ने इन सब एक्टों को करके स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, तो न्यू कोड बनाया है जिसको क्या कहते हैं? न्यू कोड बेस बिल। और ये बिल हमें किसके बारे में बताता है? ये बिल बताता है कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसने भी कहा है कि सभी तरह के एम्प्लॉइज होंगे, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल अनऑर्गेनाइज्ड। जो वेजेस होंगे वो किसके इसके अंदर सैलरी और अलाउंसेस होंगे, लेकिन एक्सक्लूड होएगा कौन सा? बोनस और टीए, यानी आने जाने का। और बोनस अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। फ्लोर बेसिस अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या होएगा? फ्लोर बेसिस होएगा, यानी कम से कम उतना तो दिया जाएगा जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए हो। उसके बाद क्या होएगा? फ्लोर बेसिस मस्ट बी हायर। हमारे फ्लोर बेसिस है उसको ज्यादा ही रखा जाएगा, कम नहीं रखा जाएगा। यानी हमारे जो लेबर ब्यूरो के आंकड़े हैं उसी के उसको सेट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस इन चेक एंड डीबीटी।
जो हमारी अब तक जो कैश फॉर्म थी, अब कैश को क्या कर दिया गया है, मना, यानी जो भी पेमेंट करानी है या तो कोई भी कंपनी वाला उसको कैश में, उसको चेक में कराएगा, और या फिर डीबीटी डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर करेगा। बाकी सारा कट चुका है। डिडक्शन 50% नहीं होगा, किसी को भी चोट लगने पे और कुछ प्रॉब्लम आने पे हम सिर्फ 15 दिन की सैलरी निकाल काट पाएंगे, उससे ज्यादा दिन की सैलरी नहीं काट पाएंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, यानी क्या है कि मेल इक्वल टू फीमेल होएगी। ओके, और एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट किया जाएगा, ये सबसे मेन है, विल बी अपॉइंटेड टू मॉनिटर एंड फिक्स द इश्यूज इन द बोर्ड। सो दिस इज अबाउट द न्यू कोड बेसिस। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। बाकी आप और डिटेल के बारे में अगर मेरे नोट्स लेने हो, सो नीचे मेरा इंस्टा में जो अकाउंट है, यू कैन पे एंड गेट योर नोट्स।